बायोलॉजी के क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बताया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, जिसके तहत आपने जाना था औसत बुद्धि क्या होती है, मानसिक आयु क्या होता है यानी मेंटल एज क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, किस तरह आईक्यू निकाला जाता है। फिर से रिफ्रेश करने के लिए मैं एक बार आप लोगों को बता दूं क्या क्या चीज़ें जो बेसिक थी उसमें। मेंटल एज वाला तो आप जानते ही हैं, उसके अलावे यहाँ आप देख सकते हैं आईक्यू रेंज एंड कैटेगरी। 3 आईक्यू रेंज होते हैं ना, एक हुआ एवरेज, बिलो एवरेज एंड एबव एवरेज। तो 90 to 110 जो हुआ नॉर्मल इंटेलिजेंस आएगा, यानी अगर आपका आईक्यू निकाला जाता है तो आपका जो आईक्यू रेंज है वो 90 से 110 तक अगर आता है तो आप नॉर्मल इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस माना जाएगा। अब अगर आपका आईक्यू 130 या उसके ऊपर आता है तो आप इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड कहलाएंगे, प्रतिभाशाली कहलाएंगे। और अगर बिलो 70 से कम आपका आईक्यू आता है तो मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आते हैं। अब मेंटल रिटार्डेशन के भी कई कैटेगरीज होते हैं, वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस। अब आईक्यू रेंज अगर 55 to 69 है तो माइल्ड कहा जाएगा, 40 to 54 है तो मॉडरेट, 25 to 39 है सीवियर, और बिलो 25 जो हुआ प्रोफाउंड। तो ये जो दोनों लास्ट वाला है 25 to 39 और बिलो 25, ये जो है वो गंभीर स्थिति कही जाएगी। माइल्ड या मॉडरेट अगर आप हो आईक्यू तो फिर भी वो उनका जो पीयर ग्रुप है उनमें ऐसा नहीं कि बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, उनका मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उनके तुलना में उसकी गति धीमी है, वो थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। मॉडरेट में है, साथ में उनको गाइडलाइंस की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी, वो कर लेंगे। लेकिन अगर सीवियर या प्रोफाउंड है तो A to Z उनको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। जो प्रोफाउंड में तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनके हर नीड को फुलफिल करते हैं जिस पर वो डिपेंडेंट है, फुली डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल असक्त हो जाते हैं। जो माइल्ड जिसमें रिटार्डेशन होता है, माइल्ड डिसेबिलिटी इज टिपिकली स्लोअर देन दैट ऑफ देयर पीयर्स। स्लो केवल गति उनकी होती है, डेवलपमेंट होता है लेकिन धीरे गति में होता है। दे कैन फंक्शन क्वाइट इंडिपेंडेंट, होल्ड जॉब एंड फैमिलीज। वो इंडिपेंडेंटली जॉब भी कर सकते हैं, शिक्षित भी हो सकते हैं, अपने परिवार को भी चला सकते हैं, लेकिन गति थोड़ी मंद होती है। जो मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट डिसेबिलिटी लेग बिहाइंड देयर पीयर्स इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल। दे कैन बी ट्रेंड, उनको ट्रेंड किया जा सकता है, ट्रेंड करके वो नॉर्मल पटरी पर आ सकते हैं। बट उनका जो सेल्फ केयर स्किल एंड सिंपल सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, दे नीड टू हैव मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन इन एवरीडे टास्क। सुपरविजन में अगर वो करते हैं तो सारे डेली रूटीन जो उनके टास्क है वो कर पाते हैं। बट प्रोफाउंड एंड सीवियर इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एक्सक्यूज मी आर इन capable of managing life and need constant care and their entire lives। उनको कंटिन्यूअस ज़रूरत होती है सपोर्ट की। ये आप समझ सकते हैं। आईक्यू नॉर्मल इंटेलिजेंस 90 to 110, एबव 130, बिलो 70 मेंटल रिटार्डेशन का हुआ। फिर मेंटल रिटार्डेशन के भी 4 अगर आप कर सकते हैं तो जो माइल्डली हुआ 55 to 69 होगा, मॉडरेट 40 to 54, 25 to 39 हुआ सीवियर, और बिफोर 25 प्रोफाउंड हुआ, जिसका परसेंटेज 2.2 पब्लिक में होता है। अब आगे हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, किस प्रकार हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट के रिपोर्ट पे ही पता चलता है ना
कि हम बिलो एवरेज आईक्यू वाले हैं, एवरेज वाले हैं या एबव एवरेज वाले हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं ये जानना जरूरी है। तो अब हम जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं। बेसिकली बुद्धि परीक्षण के 3 प्रकार होंगे जो मैंने यहाँ लिखा है। पहला इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। कुछ आईक्यू टेस्ट जो होते हैं इंडिविजुअल लिए जाते हैं, कुछ ग्रुप टेस्ट होते हैं। दूसरा कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस्ड। कुछ टेस्ट जो होते हैं हमारी संस्कृति का उस पर असर पड़ता नहीं पड़ता, वो फेयर होते हैं, और दूसरा जो उसका छोर होता है वो बायस्ड होता है। एंड थर्ड हुआ वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। कुछ टेस्ट सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, कुछ में वर्बल सिर्फ लिखित होते हैं, है ना, क्वेश्चनायर वगैरह जो होता है, और कुछ में परफॉर्मेंस होता है, कुछ में नॉन वर्बल होता है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। तो ये 3 बेसिक होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। बुद्धि परीक्षण द्वारा एक समय में जब एक ही व्यक्ति पर परीक्षण किया जाए तो नाम से ही पता चलता है उसको इंडिविजुअल टेस्ट हम कहते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण में ये सबसे आवश्यक क्या होता है, ये जरूरी होता है कि जो परीक्षण करता है उसका रेपर एस्टेब्लिश बहुत इजीली कर लेता है, क्योंकि उसको एक व्यक्ति पे करना होता है। अगर आप एक साथ 50 लोगों को कर रहे हैं तो सबके साथ सहजता से आत्मीयता का संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। लेकिन हम किसी सिंगल पे कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रेपो एस्टेब्लिश करते हैं, आत्मीयता का संबंध स्थापित करते हैं, जो इंडिविजुअल होने के कारण सहजता से होने की संभावना रहती है। तो वो एस्टेब्लिश करने के बाद परीक्षण सत्र के समय उसकी भावनाओं, उसकी भाव दशाओं और अभिव्यक्ति के प्रति संवेदनशील रहते हैं जो परीक्षण ले रहे होते हैं। समूह परीक्षण में परीक्षणकर्ता को परीक्षार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होने का मौका नहीं मिलता है। पूछे गए प्रश्नों का मौखिक या लिखित उत्तर उन्हें देना होता है। समूह परीक्षण में परीक्षार्थी सामान्यतः लिखित उत्तर ही देते हैं और प्रश्न भी प्रायः उनका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। दूसरा हुआ आपको संस्कृति निष्पक्ष और संस्कृति अभिनत परीक्षण, यानी कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस टेस्ट। बुद्धि परीक्षण संस्कृति निष्पक्ष या संस्कृति अभिनत हो सकती है। बहुत से बुद्धि परीक्षण जो हैं उस संस्कृति के प्रति अभिनत प्रदर्शित करते हैं, यानी बायस्ड होते हैं, जिसमें वे बुद्धि परीक्षण विकसित किए जाते हैं। अमेरिका तथा यूरोप में विकसित किए गए जितने भी बुद्धि परीक्षण होते हैं उसमें नगरीय तथा मध्यम वर्गीय संस्कृति, लोकाचार आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इन श्वेत व्यक्ति इन परीक्षणों में उस देश के शिक्षित मध्यम वर्गीय श्वेत व्यक्ति सामान्यतः अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये टेस्ट निर्मित की जाती है। तो उनका परफॉर्मेंस नेचुरली अच्छा होता है उसमें। इन परीक्षणों के मानकों का निर्माण भी पश्चिमी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, तो इसलिए उनका परफॉर्मेंस उसमें अच्छा होना स्वाभाविक है। किसी ऐसे परीक्षण का निर्माण करना लगभग असंभव है जो सभी संस्कृति के लोग पर एक समान सार्थक रूप से हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस्ड हो ही जाता है, चाहे कितना भी निष्पक्ष वो टेस्ट हो, क्योंकि ये संभव ही नहीं कि ऐसा कोई टेस्ट हो जो सब पे एक समान हो, किसी पर उसका असर न हो। तो संस्कृति के लोगों पर समान सार्थक रूप से अनुपयुक्त हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे परीक्षणों का निर्माण करने का प्रयास किया जो संस्कृति निष्पक्ष हो, कल्चर फेयर हो, अर्थात जो विभिन्न संस्कृति में भेदभाव न करे। काफी हद तक कर सकते, लेकिन 100% निष्पक्ष हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे परीक्षणों में जो आइटम्स होते हैं उनकी रचना इस प्रकार से की जाती है कि वे सभी संस्कृति में सर्वनिष्ठ रूप से, यूनिवर्सल रूप से होने वाले हों, उनके अनुभव का मूल्यांकन उससे किया जा सके, या उस परीक्षण में ऐसे रखे जाएं जिसमें भाषा का उपयोग ना हो। ये तभी संभव होगा ना जब उसमें भाषा का उपयोग ना हो। शाब्दिक परीक्षण पाई जाने वाली सांस्कृतिक अभिनीति अशाब्दिक तथा निष्पादन परीक्षण में कम होता है। इसलिए इसमें ना नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट जो होते हैं वो अपेक्षाकृत कम बायस्ड होते हैं कल्चर से। अब हमारा तीसरा आया वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस, यानी शाब्दिक, अशाब्दिक तथा निष्पादन परीक्षण।
एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक तथा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों का एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। जैसे कुछ आईक्यू टेस्ट होते हैं सिर्फ वो आपको वर्बल हो सकते हैं, कुछ सिर्फ नॉन वर्बल हो सकते हैं, कुछ सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकते हैं, और कुछ में संभव है कि वो वर्बल, नॉन वर्बल और आपको परफॉर्मेंस तीनों का उसमें कंबाइंड सम्मिश्रण हो सकता है। शाब्दिक परीक्षणों में परीक्षार्थी को मौखिक या लिखित रूप से शाब्दिक रिस्पांस देना होता है, वर्ड से उनको रिस्पांस देना चाहिए, देते हैं हाँ ना, उचित अनुचित जो भी हुआ। इसलिए शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्ति, इसका लिमिटेशन पहला क्या है, जो पढ़े लिखे शिक्षित है वही, या जो जिस भी भाषा में बना हुआ है, जो उस भाषा को जानने वाले हैं, बस वही उसको दे सकते हैं। तो एक इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये हो जाता है कि इसमें लिमिटेड लोगों पर ही किया जा सकता है। अशाब्दिक परीक्षण, इसलिए शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है, जबकि अशाब्दिक परीक्षण जो है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। आप लोग बैंक वगैरह की जो लोग तैयारी करते होंगे, रीजनिंग टेस्ट वगैरह करते होंगे, तो उसमें बहुत सारा होता है कि एक ही टाइप, कोई एक पिक्चर है, उसको मैं आगे बताऊंगी, उस पिक्चर में क्रम से दिया हुआ है, एक गायब है और नीचे 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो गायब पोर्शन है उससे जो मिलता हुआ है उसको लगाना है। तो ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज में इस तरह का किया गया है। बहुत ही फेमस और बहुत ही सफल ये प्रयोग है, जिसको हम आरपीएम भी कहते हैं। इसमें परीक्षार्थी को एक अपूर्ण प्रतिरूप दिया जा सकता है, उसे दिए गए अनेक वैकल्पिक प्रतिरूपों में से उस विकल्प को चुनना होता है जिसमें अपूर्ण प्रतिरूप पूरा हो सके। परफॉर्मेंस परीक्षण में परीक्षार्थी को कोई भी कार्य संपादित करने के लिए कुछ वस्तुओं या अन्य सामग्रियों का प्रहसन करना होता है। एकांशों का उत्तर देने के लिए लिखित भाषा का उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे को का ब्लॉक डिजाइनिंग टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, ये सब हम लोग जो सबसे अधिक यूज करते हैं। भाटिया बैटरी मैं दिखाऊंगी, वो मेरे पास है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह उसका परफॉर्मेंस टेस्ट किया जा सकता है। तो ये हैं अब हमारे 3 बुद्धि परीक्षण के प्रकार। आगे हम देखेंगे जो ये टॉपिक के बाद जो है भारत में बुद्धि परीक्षण। तो ये तो हुआ एज ए होल मैं बात कर रही थी। तो इंडिया में भी आईक्यू टेस्ट लिए गए। 1930 में मोहसिन महोदय जो मनोविज्ञान के बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान हैं थे, उन्होंने हिंदी भाषा में बुद्धि, उनकी सबसे बड़ी विशेषता या उनका मनोविज्ञान में सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने हिंदी भाषा में आईक्यू टेस्ट का निर्माण किया। और ये उनको ही बाद में फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन पहला उन्होंने ही किया था। C.H. राइस ने बीने के बुद्धि परीक्षण के उर्दू और पंजाबी भाषा में स्टैंडर्डाइज करने का प्रयास किया। लगभग इसी समय महलानोबिस ने बीने के परीक्षण को बंगाली भाषा में यानी प्रांतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया ताकि हर लोग उसका लाभ उठा सके, स्टैंडर्डाइज करने का प्रयास किया। लॉन्ग तथा मेहता ने एक मानसिक मापन पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें भारत के विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध 103 बुद्धि परीक्षणों की सूची है। उसके बाद ये बहुत नए बुद्धि परीक्षण या तो विकसित किए गए या फिर पश्चिमी संस्कृति में जो भी बने हुए हैं उन परीक्षणों का अपने संस्कृति के रूप में, जैसे हम लोग अपने मरीज पर TAT टेस्ट करते हैं, तो वो TAT टेस्ट जो ओरिजिनल है उसमें वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें हैं, तो उसका भारतीयकरण करने की कोशिश की गई है। जैसे गांव का माहौल बैकग्राउंड में दिया हुआ है, जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं जिन्होंने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो भारतीय संस्कृति के हैं। तो ऐसा अगर हम तस्वीर बनाते हैं तो ज़्यादा सहजता से जो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षण दे रहे हैं वो उससे फैमिलियर हो पाते हैं और उनके अनकॉन्शियस की जो चीज़ें हैं वो सहजता से निकल पाती हैं। क्योंकि TAT टेस्ट में हमें फ़ोटो देखना हो, उस पर हमें कहानी लिखनी है, वो स्टोरी जो हमारे अंदर की कॉन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स को बाहर निकालता है, जिससे समस्या की जड़ तक जाने में मदद मिलती है। तो इस तरह भारतीय पृष्ठभूमि में रख के बहुत सारे टेस्ट
को किया गया है, किसी का अनुवाद किया गया है, किसी के तस्वीरों में चेंजेस लाए गए हैं। तो इस तरीके से भारतीय परीक्षणों के आलोचनात्मक पुनरीक्षण पुस्तिका के रूप में इसको प्रकाशित किया गया है NLEPT यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के राष्ट्रीय पुस्तकालय में, शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण के राष्ट्रीय पुस्तकालय। NLEPT ने बुद्धि अभिक्षमता, व्यक्तित्व अभिवृत्ति, अभिरुचि आदि परीक्षण की एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है। भारत के जो विकसित परीक्षणों में जो सबसे सर्वप्रचलित है, जो भी अभी मैंने बताया था आपको, भाटिया निष्पादन परीक्षण, वो सबसे अधिक यूज किया जाता है। जो मैं बस अब आपको दिखा रही हूँ कि भाटिया परीक्षण में क्या क्या चीजें हैं। आप ये देख सकते हैं भाटिया इंटेलिजेंस बैटरी टेस्ट जो होता है। अब इसका एक एक आइटम मैं आपको अलग अलग से दिखाऊंगी। इस तरह के बॉक्स में होता है। इस तरह के कार्ड्स होते हैं जिसमें यहाँ नंबर लिखा हुआ है A1 और इस तरह करके लास्ट आपका जाता है 17। तो ये सब कार्ड्स होते हैं। 1 बाय 1 आप जिस पे टेस्ट लेना है उसको ये दिखाएंगे और फिर इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं। इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं। उस ब्लॉक्स को आपको उस फिगर के कार्ड के अकॉर्डिंग देख के बनाना होता है। टाइम रहता है कितने मिनट में आप बना रहे हैं। 3 बार प्रयास किया जाता है, नहीं होता फिर छोड़कर आगे निकलते हैं। उसके बाद फिर इस तरह के कार्ड्स आते हैं जिसको ट्रे में रख के बनाना होता है। ये नंबर 1 कार्ड है, देख रहे हैं, और ये लास्ट है। इसी तरह से जो टोटल कार्ड्स होते हैं और इस तरह के ट्रे में ब्लॉक्स होते हैं। ये ट्रे होता है इस तरह का खाली और उसमें ब्लॉक्स डाले जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो उसमें कार्ड में दिया गया है वैसे बनाना होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये, जैसे ये पहला आपने देखा इस तरह का है शेप। अब इसको अगर इसमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ब्लॉक को रख के बनाना होता है। तो इस प्रकार के कई आइटम्स होते हैं जो हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद इस तरह के कार्ड्स होते हैं, उसको फिल करके बनाना होता है। कितने मिनट में आपने बनाया। फिर उससे टफ कार्ड होते हैं, फिर इसको भी बनाना होता है, जो भी सीन बना हुआ है उसको। तो इस तरीके से ये सारे परफॉर्मेंस टेस्ट हैं जिसके माध्यम से कितना समय लगा, कितने समय पे आपने बनाया, सही बनाया, गलत बनाया या नहीं बनाया, वो सब उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करके IQ का पता किया जाता है। तो ये भाटिया टेस्ट जो है वो मोस्ट कॉमन है और ज़्यादातर यूज किया जाता है। अब आपको मैं एक तो अभी मैंने दिखाया भाटिया इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरी दिखाई। अब मैं बता रही हूँ रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, इसमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप यहाँ बोर्ड पे देखिए, ये एक फिगर है इस तरह का, बीच का मिसिंग है। 6 ऑप्शंस हैं। ये 6 ऑप्शंस में आपको देखना है कि कौन इसका मिसिंग है। ये अगर आप डिज़ाइन देखेंगे, नहीं, ये भी नहीं, ये कैसे मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं, तो बचा कौन? 4। यानी इसका सही आंसर या सही ऑप्शन क्या है? फिगर 4। अगर आप इस टुकड़े को यहाँ पे लगा देते हैं तो ये पिक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार के कई परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं जिसको कितना समय में आप करते हैं, कैसे करते हैं, उसके आधार पे आपका IQ टेस्ट होता है। मैंने भाटिया जो टेस्ट का बताया था उसमें भी थोड़ा सा, वैसे तो उसके ढेर सारे हैं, ब्लॉक टेस्ट हुआ और पास अलोंग टेस्ट सब हैं, फिगर कंप्लीशन, तो सारे नहीं, 1-2 का मैं आपको बता सकती हूँ।
कि उसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है। इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका एक जैसे होता है, जैसे पहला 1 से लेकर 5 तक का जो फिगर है उसमें आपको 2 मिनट के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो आपको उसमें 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर उससे ज़्यादा लेट होता है, उससे अधिक टाइम, तो 1, और अगर नहीं कर पाते हैं तो 0। तो इसी तरीके से अलग अलग उसके क्राइटेरिया बने हुए हैं। जैसे जैसे फिगर या ब्लॉक बनाना डिफ़िकल्ट होता जाता है, टाइमिंग बढ़ती जाती है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है। कई बार होता है कि उसको सॉल्व कर लेते हैं लेकिन टाइम से बहुत अधिक, तो उसमें आपको जो स्कोर किया जाएगा 0 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से इन विधियों के द्वारा इंटेलिजेंस टेस्ट करके बुद्धि, लब्धि या IQ का पता किया जाता है। अब हम जानेंगे कल्चर एंड इंटेलिजेंस। कल्चर और इंटेलिजेंस में भी बहुत गहरा संबंध है, और अलग अलग कल्चर में इंटेलिजेंस का मापदंड भी अलग होता है। जैसे एक हुआ टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, दूसरा हुआ इंटरग्रल इंटेलिजेंस। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी होता है वहाँ लोग इंडिविजुअल ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो जबकि इसके विपरीत जो इंटीग्रल इंटेलिजेंस वाला सोसाइटी होता है वहाँ इंटरपर्सनल रिलेशन, सोशल एक्टिविटीज़, इन चीज़ों को इंटेलिजेंस से जोड़ा जाता है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी है, जबकि उसके अपोजिट इंटीग्रल इंटेलिजेंस हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया, अब हम ये जानेंगे कि क्या हमारा बुद्धि प्रभावित कर सकता है संस्कृति को। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि बुद्धि की एक मुख्य विशेषता होती है कि ये सांस्कृतिक पर्यावरण में जो हमारी बुद्धि विकसित होती है, हम उसको संदर्भ प्रदान करता है। हम जो अनुकूलित होते हैं, हम जो एडजस्ट करते हैं समाज में। रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगॉट्स्की के अनुसार संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति रहता है, विकसित होता है और अपने आसपास के जगत को समझता है। जैसे तकनीकी रूप से कम विकसित समाज में सामाजिक अंतर्व्यक्तिक संबंधों को बनाने वाले सामाजिक और इमोशनल स्किल को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, जबकि तकनीकी रूप से विकसित समाज जो होते हैं वहाँ लॉजिक, डिसीजन मेकिंग पावर आदि योग्यताओं को, कॉग्निटिव स्किल को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कल्चर इज ए कलेक्टिव सिस्टम ऑफ custom, belief, attitude and achievement in art and literature। स्टेनबर्ग और योगेस्की जो थे रशियन मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इंटेलिजेंस के साथ कल्चर के विषय में काफ़ी अध्ययन किया। स्टेनबर्ग के अनुसार नोशंस ऑफ कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, यानी इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ कल्चर इंटेलिजेंस को कहा है। तो वहीं दूसरी ओर जो रशियन मनोवैज्ञानिक थे वाइगॉट्स्की, उन्होंने कल्चर प्रोवाइड्स अ सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच पीपल लिव, ग्रो एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। जो हम लोग दुनिया में देखते समझते हैं वो सब कल्चर के बैकग्राउंड में हमारा जो सोचने समझने की क्षमता होती है विकसित होती है। एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस, जैसे बच्चों का रोना, माँ को देखकर हंसना, वो जो वे होते हैं यूनिवर्सल। द मैनर इन विच हायर मेंटल फंक्शन, जो हायर मेंटल फंक्शन होता है सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, ऑपरेट आर लार्जली कल्चर प्रोड्यूस्ड। जो हायर लेवल का हमारा मेंटल फंक्शनिंग होता है वो कल्चर प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि संस्कृति और बुद्धि में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। जैसा कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजिकली जो डेवलप सोसाइटी होता है वहाँ पर्सनल अचीवमेंट, फाउंडेड एंड एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट आर एम्फेसाइज्ड उसमें होते हैं, जबकि
इंटेग्रल इंटेलिजेंस वाली सोसाइटी जो होती है वहाँ सोशल एंड इमोशनल स्किल इज रिलेटिंग टू पीपल आर वैल्यूड। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलप सोसाइटी में फोकस ऑन कॉग्निटिव पैरामीटर्स, persons are well versed in skill of attention, observation, analysis, performance, speed and achievement orientation। दूसरी ओर इंटेग्रल इंटेलिजेंस बेस्ड सोसाइटी में हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज कॉग्निटिविटी विथ द सोशल एंड कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट। वो जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं सोसाइटी से, दुनिया से, इमोशंस से। तो ये बेसिक फर्क होता है अलग अलग संस्कृति का। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार संस्कृति और बुद्धि में संबंध है और दोनों एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। और इसके बाद हम जो छोटा सा बच जाता है कि भारतीय परंपरा में बुद्धि का क्या है। तकनीकी बुद्धि कॉन्सेप्ट के विपरीत भारतीय परंपरा में बुद्धि को जिस प्रकार समझा गया है उसे समाकलित बुद्धि या इंटेग्रल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसमें समाज तथा संपूर्ण वैश्विक पर्यावरण से व्यक्ति के संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है, जो मैंने अभी तुरंत बताया है। भारतीय विचारकों ने बुद्धि को उसकी समग्रता के परिप्रेक्ष्य में देखा, जिसमें संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक, ऐसा नहीं कि संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव पक्ष नहीं लिया जाता, उसको लिया जाता है। उसके अलावे असंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं और उनके समाकलन पर समान रूप से बल दिया जाता है। संस्कृत भाषा के लिए बुद्धि शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा व्यापक होता है। जेपी दास के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत मानसिक प्रयास, दृढ़ निश्चय या स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ की जाने वाली क्रियाएं, अनुभूतियां तथा मत के साथ साथ ज्ञान, विभेदन करने की योग्यता, डिस्क्रिमिनेशन तथा समझ जैसी संज्ञानात्मक क्षमताएं भी शामिल होती हैं। साथ ही अंतर्विवेक, संकल्प तथा अभिलाषाओं के आधार पर आत्मज्ञान को इसमें ज्यादा महत्व दिया गया है, बुद्धि से जोड़ा गया है। यानी यहाँ थोड़ा सा दार्शनिक या फिलोसफिकल थॉट्स आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमोशन और इंटरपर्सनल रिलेशन को इसमें जोड़ा गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार अलग अलग संस्कृति में बुद्धि के का मानदंड अलग हो जाता है, उसका संदर्भ अलग हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस वो जानेंगे। यानी इमोशन, भावना और बुद्धि का क्या संबंध है। बहुत अच्छा संबंध है, बस अब आपको ये जानना है। तो जैसा कि मैंने बताया हम लोग पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस या सामवेगिक बुद्धि। इमोशन का गहरा संबंध बुद्धि से भी है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कब, कहाँ और कैसे कर रहे हैं ये हमारे बुद्धि पर डिपेंड करता है। हमारा बुद्धि जितना अधिक विकसित होता है, ना सिर्फ हम अपनी ही भावनाओं को समझ पाते हैं बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी समझते हुए कब, कहाँ, कैसे एक्ट और कैसे रिएक्ट करना है हम कर पाते हैं। तो हमारा विकसित बुद्धि है वो उसका हमारे इमोशनल बुद्धि से गहरा संबंध होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट सामान्य बुद्धि का भारतीय परंपरा की अवधारणा से निर्मित है, क्योंकि इमोशन वगैरह का ये कॉग्निटिव फंक्शन जैसे हाईलाइट करता है ना वेस्टर्न का, तो इंटीग्रेल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन है और इसलिए ये ज़्यादा यहाँ की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। इमोशनल इंटेलिजेंस अनेक स्केल जैसे अपने तथा दूसरे व्यक्तियों का एक्यूरेट जो हम मूल्यांकन करते हैं, प्रकटीकरण, एक्सप्रेशन, इमोशन का नियमन आदि एक समुच्चय है। वस्तुतः यह बुद्धि का भावनात्मक पक्ष है। केवल उच्च शैक्षणिक उपलब्धि हमारे पास है वो हमारी सफलता या हमारी संतुष्टि का कारण नहीं हो सकता है। हम बहुत ही एकेडमिक रूप से डेवलप्ड हैं लेकिन हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, तो ना हम संतुष्ट हो सकते हैं ना हम पूर्ण रूपेण सफल हो सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ अंतर्व्यक्तिक या इंटरपर्सनल हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलप होना जरूरी है। सर्वप्रथम सोलोवी और मायर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था
उनके अनुसार अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के इमोशंस का परीक्षण करने और उसमें विभेदन यानी डिस्क्रिमिनेशन करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन थिंकिंग प्रोसेस और व्यवहार जो हम बिहेव कर रहे हैं को निर्देशित करने की योग्यता को ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। यहाँ हमने वो दिया है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल दैट अंडरलाइन एक्यूरेट अप्राइजल एक्सप्रेशन and regulation of emotions. It is feeling side of intelligence. Emotional quotient या EQ क्या है? जिस तरह बुद्धि परीक्षण के लिए हम लोग IQ का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इमोशनल क्वोटिएंट या EQ का उपयोग किसी व्यक्ति के इमोशनल इंटेलिजेंस की मात्रा को जानने के लिए ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार IQ का उपयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। इमोशनल क्वोटिएंट या EQ is used to express emotional intelligence in the same way as IQ is used for express intelligence in the same way as IQ is used to express। और सोल्वे एंड मैन ने कहा था the ability to monitor one's own and others' emotions to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and actions। तो इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को इन शब्दों में परिभाषित किया। छात्रों की इमोशनल इंटेलिजेंस में अभिवृद्धि कराने वाले कार्यक्रमों से उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर लाभप्रद प्रभाव पड़ सकता है। इससे उसके सहयोगी व्यवहार को भी प्रोत्साहन मिलता है तथा समाज विरोधी गतिविधियों को कम किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम योजनाएं छात्रों को कक्षा के बाहर की दुनिया चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करने में बहुत उपयोगी होता है। यानी जिस तरह से हमारा IQ का स्कोर अच्छा आता है, हमारा EQ भी उसी प्रकार डेवलप हो, इमोशनल इंटेलिजेंस भी जो है हमारा बहुत विकसित होगा, तो हर क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है। लोगों के साथ, बाहरी दुनिया के साथ हमें कैसे कोप अप करना है, हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन, लोगों के लैंग्वेज, लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया को समझते हुए हमें कहाँ किस तरह का एक्शन करना है, ये सब हम तभी संभव कर सकते हैं जब हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित होगा। तो इस प्रकार हमारा आज का ये 8वां टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस भी पूर्ण हुआ। अब 1 या 2 इस यूनिट के 1 या 2 टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं कोशिश करूँगी या अगर बहुत बड़ा है तो 2 क्लास लगेगा, नहीं तो 1 क्लास में ही ख़त्म कर दूँगी। और आप सबको एक बार मैं एग्ज़ामिनेशन के लिए विश ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। 2-3 दिन के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप खूब मन लगा के पढ़िए और अच्छा से अच्छा आपका परफॉर्मेंस जाए। मेरी ओर से आपको विशेष ऑल द बेस्ट।